Hello, guys. Good evening to all of you. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान कैदाटा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क्सवाद के बारे में, समझेंगे कि मार्क्सवाद क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मार्क्सवाद का बेसिक अर्थ। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स द्वारा निर्धारित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों को बताता है। मार्क्सवाद के सिद्धांत को पहली बार सार्वजनिक रूप से कार्ल मार्क्स और एंजल्स द्वारा 1848 में प्रकाशित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किया गया था। इसमें वर्ग संघर्ष और क्रांति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। मार्क्सवाद समाजवाद के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित है। यह वर्ग विहीन समाज की स्थापना का प्रचार करता है। लेकिन मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों बिल्कुल एक ही नहीं है। मार्क्सवाद समाजवादी विचारधारा के विकास में एक निर्णायक कदम रहा है। मार्क्सवाद भी समाजवाद ही है, लेकिन यह समाजवाद के अंग के साथ साथ एक अलग विचारधारा बनकर उभरी है। मार्क्सवादी विचारधारा सामाजिक संरचना की वह आर्थिक व्याख्या है जिसके द्वारा समाज में हो रहे भेदभाव को समझा जा सकता है। मार्क्सवादी विचारधारा आर्थिक और सामाजिक समानता में अत्यधिक विश्वास रखती है। मार्क्सवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है जो पूंजीवाद की व्यवस्था के विरुद्ध हिंसात्मक साधनों के प्रयोग का समर्थन करती है। मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय व्यवस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं जो पूंजीपतियों के हित के लिए श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। मार्क्सवाद धर्म विरोधी है जो धर्म को अफीम की संज्ञा देते हैं। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास रखते हैं। यह समाज में वर्ग संघर्ष के तत्वों को उजागर कर देते हैं। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करते हैं। मार्क्सवाद से जुड़े विचारक स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जैसे सिद्धांत का प्रयोग किया। मार्क्सवाद वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लक्ष्य के साथ प्रयासरत रहता है। मार्क्सवाद में सर्वहारा वर्ग की केंद्र भूमिका का वर्णन करते हुए सर्वहारा की अधिनायकवादी व्यवस्था की बात कही गई है। इस प्रकार हम देखें तो मार्क्सवाद भी समाजवाद की ही भांति शोषण मुक्त समाज की कल्पना पर बल देता है, उसकी स्थापना पर बल देता है। समाजवाद धर्म के अनुरूप कार्य करने की बात नहीं करता है। वो कहता है कि धर्म तो एक अफीम की तरह है जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम मार्क्सवाद के जन्म की बात करें तो मार्क्सवाद का जन्म केवल कार्ल मार्क्स के विचारों से ही नहीं हुआ, बल्कि कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले भी मार्क्सवाद समाजवाद जैसी विचारधारा जीवित थी, जिसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, जिसे हम यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, स्वपन लोकीय समाजवाद कहते हैं। मार्क्सवाद एंजल्स द्वारा जो ये विचारक है ये स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी और मार्क्सवादी इसीलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जैसी विचारधाराओं को अपने अध्ययन में स्थान दिया था। तो आइए समझते हैं मार्क्सवाद से संबंधित सिद्धांतों को। सबसे पहले मार्क्सवाद से संबंधित जो सिद्धांत है जो इसको वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या बात करते हैं, ये दो चीज़ों की बात करते हैं, एक द्वंद्ववाद की और एक भौतिकवाद की। तो आइए समझते हैं ये क्या है। यह मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का केंद्र बिंदु है। यह इतिहास की व्याख्या करने के लिए मार्क्स और एंजल द्वारा विकसित विधि है। यह जर्मन दार्शनिक हेगल से प्रभावित विधि है, यानी कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वे दार्शनिक हेगल से ली गई है जो जर्मन दार्शनिक थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में संवाद, प्रतिसंवाद और संप्रेषण द्वारा समाज के विकास को स्पष्ट किया गया है। इसे द्वंद्वात्मक त्रिगुण भी कहा जाता है। भौतिकवाद के लिए कार्ल मार्क्स
फ्रेंच विद्यापीठ के फ्रेंच भौतिकवादी विचारक लुडविग फ्यूरबैक के पूरी तरह ऋणी है, यानी कि उन्होंने इनसे ये विचार लिया था। मार्क्स के अनुसार विकास पदार्थ का आंतरिक गुण होता है और मार्क्स विश्व को स्वभाव से ही पदार्थवादी मानते हैं। अतः विश्व के विभिन्न रूप गतिशील पदार्थों के विकास के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें एक आंगिक एकता आती है, गतिशीलता आती है और परिवर्तनशीलता आती है। इस प्रकार अगर हम कॉन्क्लूजन निकालना चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहता है कि विकास तभी होता है जब विचारों में द्वंद्व होता है। जब आप कोई संवाद करते हैं और आपका उस संवाद का प्रतिसंवाद मिलता है। प्रतिसंवाद तभी मिलेगा जब विरोधी विचारधाराएं होगी। अगर समान विचारधाराएं होगी तो विकास नहीं होगा, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मानते हैं। इसीलिए ये संवाद, प्रतिसंवाद और संप्रेषण जैसी विचारधारा को केंद्र भूमिका में रखते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को विकास का और अपने जो मार्क्सवाद है उसका आधार बनाते हैं। इससे संबंधित एक और विचारधारा आती है ऐतिहासिक भौतिकतावाद, जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से ही संबंधित है। ऐतिहासिक भौतिकतावाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रयोग में इतिहास की व्याख्या करता है, यानी कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वे इतिहास की व्याख्या करता है, लेकिन उसका आधार क्या होता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है इसने विश्व का इतिहास है उसको 4 भागों में विभक्त किया, जिसमें से सबसे पहला आता है प्रारंभिक साम्यवाद, जिसको हम आदिम साम्यवाद भी कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें वर्ग संघर्ष देखने को नहीं मिलता था। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह सबसे प्रारंभिक काल था। यह संपत्तिहीन, शोषणहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज था। इस काल में समुदाय उत्पादन के साधनों का स्वामी था, यानी कि जो समुदाय था वही उत्पादन के साधनों का स्वामी था, और इसी कारण जो है वर्ग संघर्ष इसमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन समय के साथ जो आदिम साम्यवाद है, जो प्रारंभिक साम्यवाद है, वो दास प्रथा में बदल जाता है। तो वो कैसे बदलता है वो समझते हैं। दास प्रथा में क्या होता है कि प्रारंभिक साम्यवाद जो होता है उसमें उत्पादन तकनीक निरंतर विकसित होती रहती है। ठीक है, तकनीक निरंतर विकसित होती रहेगी तो व्यक्ति अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होगा। व्यक्ति अधिक उत्पादन करेगा तो उसको कुछ व्यक्तिगत अंश की प्राप्ति होगी, और उस व्यक्तिगत अंश से क्या होगा, एक संपत्तिशाली और एक संपत्तिहीन, हैव और हैव्स नॉट के बीच में क्या है, एक खाई उत्पन्न हो जाएगी, और इसी से क्या है, दास प्रथा का जन्म होगा। प्रारंभिक साम्यवाद की अवस्था में उत्पादन तकनीक निरंतर विकसित हो रही थी, और जो व्यक्ति अधिक उत्पादन कर लेता था वो उसे व्यक्तिगत हित के लिए संचित रख लेता था, जिससे संपत्ति संपन्न और संपत्ति विहीन वर्गों का आविर्भाव हुआ, जिससे समाज में दास प्रथा का उदय हुआ। दास प्रथा में जिनके पास संपत्ति नहीं थी वे दास बन गए, और जिनके पास संपत्ति थी, जो थोड़े शक्तिशाली थे, वे स्वामी बन गए। इस प्रकार क्या देखने को मिला, इस समाज में स्वामी और दास के बीच संघर्ष देखने को मिला। और दास प्रथा के बाद आती है सामंतवाद की व्यवस्था। समय के साथ दास प्रथा उत्पादन के सामंती ढांचे में परिवर्तित हो जाती है। समाज का सामंतों और कृषकों में विभाजन सामंतवाद को दर्शाता है। सामंतों का उत्पादन के साधनों में पूरा नियंत्रण होता है, और ये किसानों से अपना कार्य करवाते हैं और उनका शोषण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो सामंती व्यवस्था है उसमें भूमि के आधार पर क्या हो जाता है, 2 वर्गों में बट जाता है। एक वर्ग तो वो होते हैं कि भाई जो लोगों से अपना काम करवाते हैं, जो श्रमिकों से अपना काम करवाते हैं, जो किसानों से अपना काम करवाते हैं। इसमें मूलतः श्रमिक नहीं आते, इसमें किसान वर्ग आते हैं। जो किसान
भूमि पर कार्य करते हैं, लेकिन उनको क्या है, कर देना पड़ता है सामंतों को। तो सामंत जो है वो शक्तिशाली होते हैं, वो संपत्ति के रखवाले माने जाते हैं और उनके पास ही संपत्ति होती है। लेकिन जो किसान होते हैं वो अपनी आजीविका के लिए, वे धन के लिए आर्थिक रूप से जो है सामंती व्यवस्था के सामंतों पर निर्भर हो जाती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में सामंतवाद जो व्यवस्था है उसमें क्या देखने को मिलता है, सामंतों और कृषकों के मध्य वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। यही सामंतवादी व्यवस्था अंत में जाकर के पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था साम सॉरी पूंजीवाद सामंतवाद का अनुगामी होता है, यानी कि सामंतवाद के बाद आता है पूंजीवाद। तकनीक के विकास से उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन हो जाता है और पूंजीवादी व्यवस्था अव्यापक स्तर पर समाज में अपना अस्तित्व बना लेती है। यानी कि क्या होता है कि भाई सामंतवाद की व्यवस्था इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई अब वो पूंजीवाद में बदल जाती है। पूंजीवाद का क्षेत्र सामंतवाद से काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है और काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होता है। इसमें संतुलन स्थापना के लिए वर्ग का जन्म होता है। कौन से वर्ग का? मध्य वर्ग का जन्म होता है, जो पूंजीवाद का आधार भी बन जाता है। इस व्यवस्था में सर्वहारा वर्गों के द्वारा उत्पादन किया जाता है और पूंजीपति उनका लाभ उठाते हैं। जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, जो हैव नॉट्स वाले हैं, उनके पास क्या होता है कि भाई संसाधन नहीं होते, संपत्ति नहीं होती, लेकिन उनके पास क्या होता है, श्रम होता है अपना। वो अपना श्रम देते हैं किसको? पूंजीपतियों को। और पूंजीपतियों के पास क्या होता है, संपत्ति होती है, साधन होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, श्रम और उत्पादन के साधन मिलकर क्या करते हैं, उत्पादन का निर्माण करते हैं। और इसमें क्या होता है, सर्वहारा वर्गों का शोषण होता है पूंजीपतियों द्वारा और सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के मध्य संघर्ष देखने को मिलता है। इसके बाद आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों में देखने को मिलता है कि मार्क्सवाद की जो विचारधारा है उसका आधार भी रहा है और जो पूंजीपति जो है और जो पूंजीवादी समाज है उसके विकास का, उसके आविर्भाव का एक कारण रहा है, महत्वपूर्ण कारण। क्या मानते हैं मार्क्स? मार्क्स ने पूंजीवाद समाज की शोषणकारी व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए क्या किया, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें वह वर्गीय अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत से प्रभावित थे। मार्क्स मूल्य के श्रम सिद्धांत से सहमत थे, जिसमें सामान का मूल्य इसके उत्पादन में लगे श्रम की मात्रा से मापा जाता था। यानी कि सामान का वही मूल्य होगा जो उसके श्रम में लगा है, उसके श्रम में, यानी कि उसको बनाने में जितना श्रम लगा है, जितनी मेहनत लगी है, उसके आधार पर ही सामान का मूल्य तय होगा। मार्क्स उत्पादन के 4 कारकों में से सबसे ज़्यादा श्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो श्रम किसके पास होता है, सर्वहारा वर्गों के पास होता है। उनके अनुसार श्रम के बिना उत्पादन के दूसरे कारक, जिसमें भूमि, पूंजी, संगठन आते हैं, वो निरर्थक होते हैं। तो ये भूमि, पूंजी और जो ये संगठन है, ये क्या है, ये पूंजीपतियों के पास होते हैं, लेकिन एक जो श्रम है वो होता है सर्वहारा वर्गों के पास। तो ये जो श्रम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस कारण क्या है, मार्क्स जो है वो सर्वहारा वर्ग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मार्क्स के अनुसार यदि वेतन श्रमिक द्वारा उत्पन्न की गई रकम के अनुपात में दिया जाता है तो शोषण नहीं होता। यानी कि जितना वो श्रम लगा रहा है उतना ही उसको मूल्य मिल रहा है उसका, तो कोई शोषण नहीं हो रहा है उसमें। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बहुत मेन भूमिका निभाता है अपनी। और इसमें क्या होता है, श्रमिक द्वारा उत्पन्न किए गए मूल्य और श्रमिकों को दिए गए वेतन मूल्य में बहुत अंतर होता है, जिससे अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न होता है और पूंजीपतियों को मुनाफा होता है। पूंजीवाद के विकास और प्रतियोगिता में बढ़ोतरी होने से श्रमिकों के वेतन में कमी आती है। यानी कि जब पूंजीवाद का विकास होगा, जब प्रतियोगिता बढ़ेगी, तो श्रमिकों का वेतन घट जाएगा और इससे क्या होगा,
आजीविका वेतन का दृष्टिकोण उभरता है। आजीविका वेतन वह वेतन होता है जिसमें श्रमिकों को, जिसके पास श्रम है, उनको सिर्फ उतना वेतन दिया जाता है जितने में वो या तो अपना काम करे या फिर वो आजीविका का निर्वाह कर सके। यह व्यवस्था वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देती है और क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर हम इस व्यवस्था को समझना चाहें तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1000 रुपए की कोई चीज़ बनी और मजदूर को सिर्फ 500 रुपए दिए गए। ठीक है, 1000 रुपए की कोई चीज़ बनी और जिन्होंने वो बनाई उनको सिर्फ 500 रुपए दिए गए। तो जो वो अतिरिक्त 500 रुपए है वो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के रूप में माना जाएगा, अतिरिक्त मूल्य माना जाएगा। और वो 500 रुपए किसके खाते में जाएगा? ये जाएगा पूंजीपतियों के खाते में। तो इससे क्या होगा? जिसने अपना श्रम दिया उसको तो हानि हुई, लेकिन पूंजीपतियों को तो लाभ हुआ, मुनाफा हुआ। इस कारण क्या है, पूंजीपति जो है वे मजदूर वर्ग का शोषण करते थे और यही बेसिक आइडिया था अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का। इसके बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवाद से संबंधित सिद्धांत है, जिसमें मार्क्स के अनुसार अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का समाज रहा है। यानी कि हर समाज में क्या रहा है? वर्ग संघर्ष रहा है, सिवाय प्रारंभिक साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर, आदिम साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर। जो ये साम्यवाद की जो व्यवस्थाएं बताई है, जो मार्क्सवाद ने जो ये चरण बताए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार आपको ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में क्रोनोलॉजी के रूप में आ सकता है। और ये पीछे आया है ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के रूप में, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिए कि सबसे पहले मार्क्स ने कौन सी चरण की बात की, फिर कौन से चरण की बात की। मार्क्स के अनुसार विश्व के इतिहास में वर्ग संघर्ष संपत्तिशाली और संपत्ति विहीन के मध्य लगातार बना रहा, हैव और हैव नॉट्स के मध्य। यह संघर्ष और विरोध वर्ग विरोधाभासों से उत्पन्न हुआ, जिसमें संपत्ति विहीन का संपत्तिशाली द्वारा शोषण होता है। विरोधाभास यानी कि जो संपत्ति विहीन है और जो संपत्तिशाली है, उन दोनों के हित में हमेशा ही टकराव बना रहा, वो कभी भी सहयोग के रूप में सामने नहीं आए, क्योंकि संपत्ति विहीन और संपत्तिशाली दोनों के विचार जो है, दोनों के जो हित है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी रहे। दास प्रथा में दास और स्वामी, सामंतवादी व्यवस्था में सामंत और मध्य वर्ग, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी और सर्वहारा वर्ग के मध्य यह संघर्ष विद्यमान रहा। इसके बाद क्या बात करते हैं? ये वर्ग संघर्ष के बाद बात करते हैं क्रांति के सिद्धांत की, जो व्यवस्था परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मार्क्सवाद के अनुसार क्या बोलते हैं कि भाई व्यवस्था का परिवर्तन करना है तो क्रांति होनी ज़रूरी है। ये क्रांति को बहुत अधिक महत्व दे देते हैं। ये धीरे धीरे क्रमिक विकास की बात नहीं करते, ये सडन विकास जो हो गया, सडन जो डेवलपमेंट हो गई किसी भी चीज़ में, उसकी बात करते हैं, जो कि क्रांति द्वारा संभव हो सकता है। वर्ग संघर्ष निरंतर बने रहने के पश्चात क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वर्ग संघर्ष की तीव्रता क्रांति के लिए आधार प्रदान करती है। यानी कि जितना ज़्यादा वर्ग संघर्ष बढ़ेगा उतनी जल्दी क्रांति आएगी, उतनी तीव्रता से क्रांति आएगी, क्योंकि वर्ग संघर्ष में क्या होगा, जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, मजदूर है, श्रमिक है या फिर किसान है, उसका बहुत अधिक शोषण होता है और जो एक सहने की जो क्षमता होती है उसकी समाप्त हो जाती है। तो फिर वो मिलकर क्या करते हैं? विरोध करते हैं, क्रांति कर लेते हैं। मार्क्स के अनुसार क्रांति सामाजिक परिवर्तन की आवश्यक मांग है। यानी कि अगर सामाजिक परिवर्तन चाहिए तो क्रांति होनी निश्चित है और होनी ही चाहिए। सामंतवादी जो क्रांति है उसने दास प्रथा को समाप्त किया। मध्यवर्गीय क्रांति ने सामंतवाद को समाप्त किया और सर्वहारा क्रांति क्या करेगी? पूंजीवाद को समाप्त करेगी। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा माना जाता है। क्रांति का आरंभ उत्पादन की शक्तियों यानी साधनों और उत्पादन के संबंधों के मध्य असामंजस्य से होता है। इसी के समाधान हेतु क्रांति होती है। अब क्रांति काय के लिए होती है? समानता लाने के लिए, समाज में एक वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए, जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी पर प्रभुत्व नहीं जमाएगा। इसके अलावा
सर्वहारा वर्ग की अधिनायकत्व की बात करते हैं। जब क्रांति हो जाएगी उसके बाद क्या स्थापित होगा? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। सर्वहारा क्रांति सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना करेगी, जो कि समाजवाद राज्य की स्थापना के नाम से भी परिलक्षित होता है। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम? समाजवादी राज्य, जहाँ पर कोई भी वर्ग नहीं होगा, जो वर्ग विहीन होगा। मार्क्स के अनुसार सभी राज्यों का अधिनायकत्व रहा है। यानी कि विश्व के इतिहास में जितने भी राज्य रहे हैं, जितने प्रकार के राज्य, सामंतवादी राज्य रहे हैं, पूंजीवादी राज्य रहे हैं, उन सब में क्या है? अधिनायकत्व की भावना रही है। इसीलिए समाजवादी व्यवस्था में भी अधिनायकत्व की भावना हमेशा रहेगी। समाजवादी राज्य में कोई अपवाद नहीं है, यह भी अधिनायकत्व ही है। अब ये किसका अधिनायकत्व है? ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है। समाजवादी राज्य में सर्वहारा वर्ग राज्य के दमनकारी अंगों जैसे सेना, पुलिस, न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग पूंजीपतियों के विरुद्ध करेगा। मार्क्स तर्क देते हैं कि यदि प्रजातंत्र का अर्थ बहुमत का शासन है, तो सर्वहारा राज्य सबसे अधिक प्रजातांत्रिक है। क्योंकि जो सर्वहारा वर्ग है वो ऑब्वियस सी बात है, वो बहुसंख्या में होते हैं और पूंजीपति जो है अल्पसंख्या में होते हैं। तो आज से पहले क्या हुआ? जो सर्वहारा के अधिनायकत्व का जो समाज है, उससे पहले क्या हुआ? पूंजीपति जो समाज था, सामंती व्यवस्था का जो समाज था, उसमें क्या है? अल्पसंख्यकों के हाथों में समाज की सत्ता थी, जो कि एक प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है, ये मार्क्स द्वारा माना जाता है। मार्क्स ने तो बोला कि जब सर्वहारा वर्ग के पास शासन आ जाएगा, शासन की शक्तियां आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वो वास्तविक रूप से प्रजातंत्र को परिलक्षित करेगा, क्योंकि सर्वहारा संख्या में ज्यादा होते हैं। इसके बाद वे साम्यवाद की बात करते हैं। साम्यवाद सर्वहारा के अधिनायकत्व को जीवित देखभाल के अंतर्गत समाजवादी राज्य के रूप, मतलब कि समाजवादी राज्य का ही एक रूप है। ये समाजवाद को क्षणभंगुर अवस्था के रूप में मानते हैं, जो साम्यवाद के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करती है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि भाई जब समाजवादी व्यवस्था आएगी तो वो किसके लिए आएगी? ताकि साम्यवाद स्थापित हो सके, समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो सके। वे समाजवाद को थोड़ा क्षणभंगुर मानते हैं कि भाई एक क्रांति के बाद सडनली क्या आ जाएगा? एक समाजवादी व्यवस्था आ जाएगी और उसी के तुरंत बाद क्या हो जाएगा कि एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषण शोषित वर्ग नहीं होगा। साम्यवाद की स्थापना के बाद आगे कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। जो वे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की वाद संवाद प्रतिवाद की बात करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ आकर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि साम्यवाद की स्थापना के साथ कोई भी विरोधी विचारधारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि तो वहाँ पे सर्वहारा वर्ग का तानाशाह देखने को मिलेगा, सर्वहारा वर्ग देखने को मिलेगा। तो उन लोगों में तो कोई विरोध नहीं होगा आपस में, इसीलिए जो भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे आकर समाप्त हो जाएगी। साम्यवादी समाज विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। लुइस ब्लां के अनुसार साम्यवादी समाज में प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। इसमें क्या है? क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार प्राप्ति की बात की गई है लुइस ब्लां के अनुसार। अब बात करते हैं अलगाव के सिद्धांत की, जो मार्क्सवादी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। अलगाव के सिद्धांत में क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मार्क्सवादी दर्शन है वे दो कालों में बट गया था, जिसे हम युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स कहते हैं। यानी कि जिसमें मार्क्स के जीवन काल को दो भागों में बांट दिया था परिपक्वता के आधार पर। 1844 का इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट मार्क्सवाद के मानवीय रूप को स्पष्ट करता है। इसमें बिना वर्ग शत्रुता, वर्ग संघर्ष और हिंसात्मक क्रांति के पूंजीवाद को विश्लेषित किया गया था। यहाँ पूंजीवाद के बुरे प्रभावों की अलगाव, पहचान और स्वतंत्रता के खोने के आधार पर व्याख्या की गई थी, जो कि युवा मार्क्स से संबंधित है। वहीं 1848 में साम्यवादी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स के दर्शन में एक बदलाव देखने को मिलता है, जिसे
परिपक्व मार्क्स की संज्ञा दी जाती है। इस चरण में मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना करते हैं। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसका उदय 1848 के बाद तब हुआ जब मार्क्स अपने परिपक्व स्टेज पर था। अलगाव का सिद्धांत जो है एक मार्क्सवादी धारणा रही है जिसका मार्क्स ने 4 स्तरों पर वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहला स्तर आता है जब मनुष्य उत्पाद और कार्य प्रक्रिया से अलग थलग पड़ जाता है। सर्वप्रथम क्या होता है, मनुष्य अपने उत्पाद और कार्य प्रक्रिया में अलग थलग पड़ जाता है। दूसरे चरण में व्यक्ति प्रकृति से अलग हो जाता है। उसका कार्य उसे एक रचनात्मक श्रमिक के रूप में संतोष प्राप्त नहीं कराता। तीसरे चरण में या तीसरे स्तर में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतियोगी जो चरित्र है उसके कारण क्या होगा, प्रत्येक को अन्य के खर्च पर जीवित रहने को मजबूर होना पड़ेगा और इससे क्या होगा कि वो दूसरे से कट जाएगा, दूसरे से अलग हो जाएगा। तो तीसरे स्तर में भी व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव की बात करते हैं। अलगाववाद के अंतिम चरण में मार्क्स क्या बात करते हैं, जब व्यक्ति स्वयं से कट जाता है। उनके अनुसार इस चरण में व्यक्ति स्वयं से कट जाता है। इसमें मनुष्य अपने मानवीय स्वभाव से अलग हो जाता है, जिसे मार्क्स ने प्रजाति सार कहा था, जो कि औद्योगिक पूंजीवाद का आवश्यक परिणाम था। यानी कि जो ये चीज़ है ये औद्योगिक पूंजीवाद का आवश्यक चरण है, क्योंकि इसमें मनुष्य की जो स्वाभाविक मानवीय स्वभाव होता है वो खत्म हो जाता है, वो अलग हो जाता है। इस अवस्था में आवश्यकता का क्षेत्र उसके जीवन को काबू करता है और सांस्कृतिक विरासत के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता। मार्क्स के अनुसार अलगाव के ये रूप पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। मार्क्स अलगाव को श्रम के उत्पादों से अलगाव और मानव के रूप में अपने मूल सार से अलगाव के रूप में अभिव्यक्त करती है। इसमें वो जो हास्याकृत जो समाज है, हास्याकृत जो अवधारणा है उसकी बात कहीं ना कहीं मार्क्स द्वारा की गई है। अलगाववाद की बात यहीं से आती है जब मनुष्य अपने आप से अलग हो जाता है। स्वतंत्रता के सिद्धांत में मानववादी दर्शन के रूप में मार्क्सवादी मुख्यतः क्या करते हैं, मानव स्वतंत्रता को परिदर्शित करते हैं, मानव स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता न केवल मानवीय आवश्यकताओं की भौतिक पूर्ति को प्रदर्शित करती है, अपितु अमानवीयकरण, संबंध विच्छेद और अलगाव की व्यवस्था को दूर करने का साधन भी है। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि भाई स्वतंत्रता से क्या होगा, अमानवीकरण जो स्थितियां हैं वो समाप्त होगी, संबंध विच्छेद की जो प्रक्रिया चली आ रही है उसकी समाप्ति होगी और साथ ही साथ जो मनुष्य अलग थलग पड़ जाता है समाज से, उत्पादन से, अपने आप से, दूसरे व्यक्तियों से, वो क्या है समाप्त हो जाएगा और सब में स्वतंत्रता आएगी। तो वे जो व्यक्ति है वो आपस में जुड़ पाएंगे, जो व्यक्ति है वो उत्पाद से जुड़ पाएगा। अब दो तरीके की विचारधाराएं आती है, परंपरावादी मार्क्सवादी विचार और नव मार्क्सवादी विचार। परंपरावादी मार्क्सवादी विचार में वे विचारक आते हैं जो मार्क्स और मार्क्स के समकालीन रहे हैं, यानी कि मार्क्स के जन्म के कुछ समय बाद तक के जो विचारक रहे हैं ये मार्क्सवादी विचारक रहे हैं। लेकिन नव मार्क्सवादी विचारक वो विचारक रहे हैं जिन्होंने मार्क्सवाद को बहुत आगे के समय में जा कर के थोड़ा सा परिवर्तित किया। उसमें उन्होंने संस्थाओं को अधिसंरचनाएं जो है उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया। आर्थिक प्रभुत्व के अलावा तकनीकी व सांस्कृतिक प्रभुत्व को भी महत्व दिया और इसके अलावा जो आर्थिक निर्धारणवाद है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, उसकी आलोचना भी किसने की, नव मार्क्सवादियों ने। तो परंपरावादी मार्क्सवादी विचारकों में कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, स्टॉलिन, माओ, रोजा लग्जमबर्ग, लियोन ट्रोट्स्की, फिडेल कास्ट्रो जैसे विचारक आते हैं। तो वहीं नव मार्क्सवादी विचारक में हर्बर्ट मार्क्यूज, हैबरमास, थियोडोर एडोर्नो, हर्कहाइमर, एरिक फ्रॉम, लुइस अल्थुजर, जॉर्ज लूकस और जीन पॉल सार्त्रे जैसे विचारक आते हैं। तब आप बात करते हैं मार्क्सवाद की आलोचनात्मक विश्लेषण की।
तो मार्क्सवाद की आलोचना किन आधारों पर हुई? तो सबसे पहला आधार है कि मार्क्सवाद जो है वो लोकतंत्र विरोधी धारणा है। तो इसके आलोचक मानते हैं कि भई जब सर्वहारा वर्ग का तानाशाह स्थापित हो जाएगा, तो भी वो समय के साथ विकृत हो जाएगा। जैसे पूंजीपति की जो व्यवस्था है, पूंजीवाद की जो व्यवस्था है वो विकृत हो गई थी। तो जो ये है सर्वहारा का अधिनायकवाद, वो भी समाज के लिए घातक होगा, वो भी लोकतंत्र के विरोधी होगा, ये लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। इसके बाद बात करते हुए मजदूरों की तानाशाही खतरनाक होगी। तानाशाही चाहे पूंजीपति वर्ग की हो या सर्वहारा के, समाज के लिए अंततः घातक ही सिद्ध होती है। ये इसके आलोचक जो मानते हैं। हिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। मार्क्सवाद के आलोचनात्मक विश्लेषण के जो विचारक है वे मानते हैं कि हिंसा द्वारा समाज कल्याण की बात अमान्य सी लगती है। मार्क्सवाद का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। मार्क्सवाद के आलोचनकर्ता मानते हैं कि मार्क्सवाद का लक्ष्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है, लेकिन इसके लिए व्यवहारिकता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये मानते हैं कि वर्तमान समय में भी, आज के समय में भी कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो पाई हो। इवन जो आज के जो साम्यवादी देश है, वहाँ पर भी मार्क्सवादी जो लक्ष्य है उसकी स्थापना नहीं हो पाई है। तो इसीलिए ये क्या है, इसकी व्यवहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसके अलावा मार्क्सवाद की आलोचना अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर भी होती है। वो मानते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो त्रुटिपूर्ण है। मूल्य निर्धारण में मार्क्सवादियों द्वारा समय, परिस्थिति जैसे अन्य तत्वों की अवहेलना की गई है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में उन्होंने बाकी तत्वों की अवहेलना कर दी है। बस पूंजीपति और जो श्रम का जो अधिकारी है और जो श्रम कर रहा है, उन दोनों के बीच में ही इसको बांटा है। और इन दोनों के को ध्यान में रखकर ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। लेकिन अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में जो है, मूल्य के निर्धारण में जो है, वो समय, परिस्थितियाँ और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। लेकिन मार्क्सवाद द्वारा इसकी जो है आलोचना इसकी जो है अवहेलना कर दी गई है। तो इस आधार पर इसका आलोचना होती रही है समय के साथ। अब बात करते हैं मार्क्सवाद के महत्व की। तो मार्क्सवाद की हालांकि बहुत आलोचनाएं हुई है, लेकिन फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि ये समानता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ये एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देता है जहाँ पर शोषण नहीं होगा। तो इसीलिए ये सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसके महत्व को हम कुछ आधारों पर समझते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक दर्शन है ये। मार्क्सवाद का संपूर्ण सिद्धांत वैज्ञानिक आधार पर बना है, जो इसके महत्व को स्पष्ट करता है। श्रमिक वर्ग का पक्ष धर रहा है। मार्क्सवाद श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देता है और मजदूरों के हितों को केंद्र में रखता है। सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यवहारिकता में विश्वास। तो मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद का सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टिकोण में यकीन रखता है। इसकी मान्यता को वर्तमान समय में कई देश व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था की विकृत संरचना को उजागर करना। मार्क्सवाद का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इसने क्या किया, पूंजीवादी व्यवस्था की जो विकृत संरचना है उसको उजागर किया। मार्क्सवादियों द्वारा समाज में जो पूंजीपति की व्यवस्था है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, उसमें सदा से ही श्रमिकों का शोषण होता रहा है और श्रमिकों के शोषण का साधन जो रहा है वो पूंजीपति वर्ग रहा है और पूंजीपति वर्ग ने राज्य को अपना हथियार बनाया है। तो इस प्रकार ये बात करते हैं कि भाई राज्य और जो पूंजीपति वर्ग है, इन दोनों ने मिलकर श्रमिकों का शोषण किया है और इस पे इन्होंने प्रकाश डाला है और बात की है कि पूंजीपति और राज्य अपने हित के लिए कार्य करते हैं, बल्कि मजदूरों के हित के लिए कोई कार्य नहीं करता। इसीलिए मार्क्सवाद का महत्व इतना बढ़ जाता है क्योंकि ये मजदूरों के हित की बात करते हैं। तो अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छूट-पुट समायोजनों के सुझाव किस सिद्धांत में दिए गए?
ये आपने बताना है कि किस सिद्धांत में दिए गए हैं, प्रक्रियावाद में, व्यवस्था के सिद्धांत में, उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत में या सामाजिक संविधा सिद्धांत में। इसके अलावा किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? प्लेटो, सुकरात, हीगल या फिर मार्क्स। ये कोटेशन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें बात की गई है कि एक अभिकथन है और इसका तर्क है। अभिकथन क्या है कि वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है, और इसका तर्क है कि वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता था। क्या अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए है कि भाई ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ये सही है, या ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, ये सत्य है, या फिर ए सत्य है परंतु आर गलत है, या ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इसके अलावा ये जो बुक्स है ये मैंने आपको पिछली जो वीडियोस हैं उसमें कवर कराया होगा, तो आप देखिए। द पॉलिटिक्स किसने लिखी है, द प्रिंस किसने लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है, ऑन लिबर्टी किसने लिखी है। और एक लास्ट क्वेश्चन रहा है, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया? किसने किया ये आपको बताना है। लेनिन ने, नोजिक ने, रॉल्स ने या रूसो ने। न्याय का जो मैंने टॉपिक कवर कराया था उसके आधार पर आपको इसका आंसर देना है। तो बस इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या है? यानी कि जो ये जर्नल टू पर्टिकुलर या पर्टिकुलर टू जर्नल जो है ये किस पद्धति की बात करता है? ये निगमनात्मक पद्धति है, ये आगमनात्मक पद्धति है, औपचारिक तर्क है या पारंपरिक तर्क है? तो आपको सबसे पहले आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति क्या होती है इस बारे में पता होना चाहिए। तो आप पहले इसको जाके पढ़िएगा और देन कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो। थैंक यू।